Let's start with PCOD or PCOS. This is polycystic ovarian syndrome or polycystic ovarian disease. Okay. This is the most common cause of ovulation and also the most common cause of hirsutism. Why hirsutism is there? That is because of mildly elevated androgens. अगर very high androgens levels होंगे, then there occurs virilization. ठीक है, the term is virilization. लेकिन under PCOD hirsutism होता है. ठीक है, mildly elevated androgens. The three main components of PCOS or PCOD are these three: increased androgens, second is ovulatory dysfunction, and third is polycystic ovaries. What do we understand by these? Polycystic cyst means unruptured follicles. What do we understand by cyst? Unruptured follicles. Okay? So in one or both the ovaries, okay, there should be more than 12 follicles जिनका साइज रहेगा 2 to 9 mm. ठीक है, एंड वॉल्यूम होगा मोर देन 10 cc. ठीक है, तो ये तीन क्या है कॉम्पोनेंट्स है पीसीओडी के: इंक्रीज्ड एंड्रोजेंस, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, पॉलीसिस्टिक ओवरीज. ठीक है, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तीनों पॉइंट्स नंबर, साइज और वॉल्यूम के रिलेशन में. ठीक है, नाउ वी हैव रॉटरडैम क्राइटेरिया. एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री शुड बी प्रेजेंट टू से दैट द पेशेंट इज हैविंग पीसीओडी. ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी दो होने चाहिए. व्हाट इज द एटियोलॉजी बिहाइंड? सो द मेन एटियोलॉजी इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाय द ओवरीज. ओवरीज ने ज़्यादा एंड्रोजन बनाना स्टार्ट कर दिया है. Yes, there can be some excess from the adrenal glands also जो normally produce करते हैं, लेकिन यहाँ पे ovaries ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, this leads to the theca cell hypertrophy because theca cells are the ones जहाँ पे एंड्रोजन प्रोडक्शन होता है जो बाद में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, बट यहाँ पे एंड्रोजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो theca cell क्या हो गई? हाइपरट्रॉफी हो गई. एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज एंड्रोजन्स, बहुत सारे एंड्रोजन हो गए. अब इनकी वजह से हो जाती है फॉलिक्यूलोटॉक्सिक इफेक्ट. ठीक है, एंड मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स विद अरेस्टेड ग्रोथ दे आर फॉर्म्ड, जिनको हम अल्ट्रासाउंड में एज मल्टीपल स्मॉल सिस्ट्स देखते हैं. सो बहुत सारे स्मॉल फॉलिकल्स हैं बिकॉज ऑफ द फॉलिक्यूलोटॉक्सिक इफेक्ट. एंड बहुत सारे स्मॉल फॉलिकल्स हैं, अरेस्टेड ग्रोथ है, सो देयर इज गोइंग टू बी नो डोमिनेंट फॉलिकल एंड नो ओव्यूलेशन. जब कोई डोमिनेंट फॉलिकल ही नहीं बना तो ओव्यूलेशन नहीं होगी. सो व्हाट विल बी द सिम्टम्स? सबसे पहला सिम्टम रहेगा एन ओव्यूलेशन. दैट मीन्स आपका यहाँ पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहेगी. ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहे हैं. अगला है हिर्सुटिज्म, growth of coarse terminal hair in male pattern and this will be a non hereditary type of hair. ठीक है, एनोव्यूलेशन होता है तो पीरियड्स नहीं आते हैं, बट आपका एंडोमेट्रियम तो बनता जा रहा है. ठीक है, बनता जा रहा है. एज अ रिजल्ट एट पर्टिकुलर लेवल नाउ नो मोर एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ द अपर मिस्ट सुपरफिशियल लेयर्स टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं. ठीक है, दे विल बी नॉन पेनफुल. जो आपके ओव्यूलेशन वाले पीरियड्स होते हैं दे आर पेनफुल. ठीक है, तो इनकी कोई रेगुलरिटी नहीं है. जो पीरियड्स आते हैं वो कभी कभार ओव्यूलेशन हो गया तो ठीक है उसकी वजह से, अदरवाइज वो किसकी वजह से है? आपका शेडिंग ऑफ योर एंडोमेट्रियम. ठीक है, so you should know this point कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स जो भी होंगी they will be due to estrogen, painless, heavy bleeding with necrosis of endometrium. Okay, then next was related to hirsutism which we have already discussed. There will be coarse terminal hair growth and in male pattern. Acne, और acne कहाँ कैसे होंगे यहाँ पे? The one which leaves scar and they are very resistant towards the treatment. And alopecia, right? For hirsutism there is this modified Ferryman Gale score. Here the 9 sites are checked and if the total score is more than 8 it denotes hirsutism, right? Then 50% of the women with PCOS are obese. एंड्रोजेंस इन द एडिपोज टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू योर एस्ट्रोजन. ठीक है, फैट है, बहुत सारा एडिपोज टिश्यू है और उसमें भी तो बहुत सारा हमारा एंड्रोजन है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू योर एस्ट्रोजन. ठीक है, बट बीइंग ओबीज इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, यू शुड नो दैट. सो नॉर्मली इवन टू E2 रेशियो 2:1 इन दिस PCOS. ठीक है, नॉर्मली 1:2 रहता है लेकिन इन PCOD केसेस 2:1 हो जाएगा. ठीक है, then what all investigations have to be done? Starting with the urine pregnancy test, then TSH, prolactin, LH, FSH, LH to FSH ratio. Normally it is 1:1, but here it will be 2:1 or 3:1. Then testosterone levels, 17 hydroxyprogesterone, lipid profile, OGTT. If endometrial thickness is more than 12 mm, then we have to rule out endometrial cancer by biopsy. And ultrasound is very important. आपको बताइए खुद एक component है ultrasound की finding. Polycystic ovarian. यहाँ पे जो है नेकलेस पैटर्न में आपको फॉलिकल्स अरेंज टू द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी. सो इफ दिस इज योर ओवरी तो सारे फॉलिकल्स ऐसे पेरिफेरी की तरफ अरेंज होंगे फॉर्मिंग अ नेकलेस पैटर्न. जब आप ऐसे पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करेंगे तो यू हैव टू चेक फॉर द BMI वेट. ठीक है, उसका पेशेंट का वेट देखना है. हिर्सुटिज्म देखेंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स. ठीक है, व्हिच इज गोइंग टू टेल अस अबाउट सम इंसुलिन रेजिस्टेंस माइट बी हैपनिंग. Now, why this is important? Because to manage these patients, because these are the complications which can occur, starting with your menstrual irregularities, which has already started taking place, hirsutism, alopecia, insulin resistance, as a result, diabetes and gestational diabetes will occur. Infertility is going to be there, or increased abortions and stillbirths. Why there will be increased abortions? Due to anovulation. There is decreased progesterone. Progesterone तो बन ही नहीं रहा है ना, and as a result, there is poor endometrial receptivity also. Then dyslipidemia and coronary artery diseases, high BP leading to PIH can occur, endometrial cancer or ovarian cancer, NASH, sleep apnea syndrome, then depression and anxiety can occur. So how management is done? The first line management is your lifestyle modification. These are for the overweight and obese PCOS female. उनको hypocaloric diet plus brisk walking and exercise. They have to do this.
As a result, decrease in central fat is going to be there, and this is going to improve the insulin sensitivity. Increase in sex hormone binding globulin leads to decrease free testosterone. ठीक है, तो जब पेशेंट जो है अपने डाइट और लाइफ मॉडिफिकेशन करेगा, these changes are going to occur. And because of only diet modification, lifestyle modification, exercise, resumption of ovulatory cycles in 5 to 10% of the females occur, right? But in cases जहाँ पे हमें drugs का help लेना पड़ेगा, so the drug of choice is going to be oral combined pills or progesterone. Progesterone में भी कौन सी थर्ड या फोर्थ जनरेशन की, because these are the least androgenic. OCPs क्या करती हैं? They do regularization of the cycles, 3 weeks on and 1 week off, and they are started on day 1 or within 5 days of the cycle. What are we doing when we are taking OCPs? Exogenous estrogen and progesterone जो है बॉडी को मिल रहा है, ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गया. नेगेटिव फीडबैक ऑन द नेचुरल LH and FSH. नो नेचुरल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज देयर इन द बॉडी. एक्सोजेनसली आप दे रहे हैं, बॉडी को लग रहा है कि बॉडी में है ऑलरेडी ये दो, तो LH और FSH कम हो जाता है. Then what are you going to do? The exogenous estrogen and progesterone जो drugs के थ्रू आप दे रहे हो, it is high for 3 weeks and then when stop it results in menstruation. So आप खुद से ही progesterone withdrawal and estrogen withdrawal कर रहे हो. Progesterone क्या करता है? It reduces the endogenous LH. Androgens को कम कर देता है. As a result, hirsutism is treated. As natural estrogen is reduced, there is thinning of endometrium also. What if these OCPs are contraindicated? To progesterone withdrawal you can do by medroxyprogesterone acetate 5 to 10 mg daily oral for 12 days. Now with the help of this menstruation is going to occur, but इसका कोई भी contraception पे कोई रोल नहीं रहेगा और acne और hirsutism पे भी नहीं रहेगा. For insulin resistance now क्या क्या हम इसका मैनेजमेंट करेंगे? We will be giving metformin. Metformin is a category B drug और ये teratogenic नहीं है, ठीक है, तो यूजेस देखो वेट लॉस हो जाएगा, it is going to restore the cycles and lower hyperandrogenism. इंडिकेशंस कब देंगे आप? PCOS with impaired glucose tolerance, there is high fasting insulin, acanthosis nigricans and there is family history of diabetes mellitus. कितना देना है? 500 mg thrice a day with meals so that no GI साइड इफेक्ट्स occurs, ठीक है, मील्स के साथ देना है, अदरवाइज लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, फास्टिंग इंसुलिन इज मोर देन 20, टू आर पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन मोर देन 55. ये फाइंडिंग्स हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन से, जिससे हमें पता चला कि पेशेंट में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस था, ठीक है. तो जो पीछे हमने इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस की थी, यू कैन ऐड दीज टू आल्सो, फास्टिंग इंसुलिन एंड 2 आर पोस्ट, वो तो हमने ओजीटीटी किया ही है एक, ठीक है. सो इन ऑल पीसीओएस पेशेंट्स 75 ग्राम ओजीटीटी एवरी 2 इयर्स करना ही है, एंड जिनको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमें पता चल गया है, ठीक है, उनमें 75 ग्राम ओजीटीटी ईयरली करना है. देन वी हैव टू मैनेज हिर्सुटिज्म आल्सो. तो इन माइल्ड केसेस मैकेनिकल मेथड्स कर सकते हैं, लाइक शेविंग, प्लकिंग, वैक्सिंग, लेजर. लेकिन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म्स में अगर है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ओसीपीज विद 4th जनरेशन प्रोजेस्टेरोन फॉर 6 मंथ्स. स्पाइरेनोलेक्टोन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एंटी एंड्रोजेंस होते हैं उसमें, और यू कैन कंटिन्यू GnRH, ठीक है. LH and FSH is going to decrease, androgen is going to decrease, ठीक है. This production will be decreased by the ovaries. But estrogen leads to increase in clotting factors, hence not used in patients with risk of venous thromboembolism. Here in these patients norethindrone can be given. Next कॉम्प्लिकेशन हमारा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड था अंडर PCOD, तो उसको हम कैसे करेंगे मैनेज? दैट इनफर्टिलिटी हियर इज मेनली ड्यू टू एनोव्यूलेशन, और अगर ओव्यूलेशन हो भी रही है ऐसे पेशेंट्स में, तो एग की क्वालिटी इज वेरी पुअर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इज देयर, राइट. सो दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, थर्ड लाइन ड्रग्स. सबसे पहले लेट्रोजोल एंड क्लोमिफेन सिट्रेट, HMG और लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, पल्सटाइल GnRH और IVF कैन बी डन हियर. सो लेट्रोजोल, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है. द डोज इज 2.5 to 5 मिलीग्राम फ्रॉम डे 3 to day 7. ये एक एरोमेटेज इनहिबिटर है. जब एंड्रोजन कन्वर्ट हो रहा होता है एस्ट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज, तो ये उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है. तो एस्ट्रोजन कम बनने लग गया, GnRH ज्यादा हो जाएगा, FSH भी ज्यादा हो जाएगा. क्लोमिफेन सिट्रेट 50 to 150 मिलीग्राम अगेन फॉर 5 डेज, डे 3 से लेकर डे 7 तक. इट इज सर्व, ये भी एस्ट्रोजन कम कर देता है. नेगेटिव फीडबैक इज लॉस्ट ऑन GnRH और FSH and LH बढ़ जाएगा. मल्टीपल फॉलिकल्स आर गोइंग टू ग्रो. अब ये क्लोमिफेन और लेट्रोजोल दे मस्ट बी गिवन फॉर 3 साइकिल्स, एंड इफ नो ओव्यूलेशन अकर्स, then you have to go to the next second line therapy जो हमारी HMG के साथ है. 75 international units of FSH plus LH. Indications: if clomiphene and letrozole fails in IVF cycles, in hypogonadism and in unexplained pregnancies में भी ये यूज किया जाता है, ठीक है. Then associated with highest incidence of multifetal pregnancy, there is increased risk of ovarian hyperstimulation syndrome. And another one was ovarian drilling, burning of the ovarian stroma, reduces the number of theca cells, decrease the androgen production, ठीक है. Rule of 4 यहाँ पे होता है कुछ, only 4 punctures are done for 4 seconds at 40 watt. But ओवेरियन ड्रिलिंग की वजह से देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ ओवेरियन फेलियर एंड एडिशन फॉर्मेशन. सो IVF कब करते हैं PCOD वाले पेशेंट्स में? जब एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, और बाकी फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी भी हो. सो दिस विल बी मैनेज अ PCOD पेशेंट.